अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग तसद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में कल एक बड़ा अहम इवेंट होने जा रहा है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो इजलास होगा जिसमें पहली बार अरकान पार्लियामेंट और जो जजेस हैं वो साथ बैठकर जो है वो चुनाव करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए कि कौन बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हेड और उसका सेक्रेटेरिएट क्या होगा। बेसिकली नॉमिनेशन वगैरह होगी और उसके बाद नॉमिनेशन और अप्रूवल जो है अब एक ही फोरम हो गया, पार्लिमानी कमेटी नहीं रही है। पार्लिमान की जो कमेटी थी वो जम हो गई है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसमें एक नई तरमीम आई है, वो क्या होगी। और इसके साथ साथ जो है जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो जो है उन्होंने जो अभी सिचुएशन है उसमें वो क्या देख रहे हैं आगे, उस पर नासिर इकबाल साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, मारूफ कोर्ट रिपोर्टर है, उनकी गालिबन को शायद कोई मुलाकात वगैरह भी हुई है। तो जानते हैं कि क्या जो है सुप्रीम जो पाकिस्तान की आला अदलिया है, अदालत उज़्मा है, उसमें क्या चल रहा है। नासिर इकबाल साहब बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। नासिर ये बताइए कि जो अभी कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है उसमें जो एक हमें जो हमने नोटिफिकेशन देखा और कुछ तो पता चला कि आईनी बेंच जो है उसके हवाले से कोई शॉर्ट लिस्टिंग बल्कि शायद कुछ इत्तेफाक भी हो जाए। आप समझते हैं कि क्या कल इत्तेफाक हो जाएगा? देखिए होपफुली ऐसा ही हो जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब उन्होंने ज़्यादा पेंडिंग नहीं करना। आपको पता है 60,000 पेंडिंग केसेस बन गए हैं और उसमें से बेशुमार 10,000 के करीब या उससे शायद ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के उनको काम भी करवाना है, तो ये होपफुली कल हो जाएगा। मीटिंग लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें अपोजिशन के लोग भी हैं और आपको पता है जहाँ अपोजिशन हो, खासतौर पे पीटीआई के लोग, वो मानते ही नहीं है किसी चीज़ पे। तो ये मैं मानता हूँ कि मीटिंग लंबी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली ये डिसाइड हो जाएगा कि कल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के कौन-कौन से मेंबर होंगे। वैसे तो लोग ये कह रहे हैं कि शायद जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हेड करें, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब अगर खुद हेड करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे मामलात आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो अगर चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रहें और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड भी रहें, तो बहुत सारे मामलात स्मूथ हो जाएँगे और वो रहेंगे। लेकिन ये है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बना सकती है, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बना सकती लेकिन है। ऐसा इसमें जो हमने आइन भी देखा, आपने भी पढ़ा होगा कि जो जुडिशियल कमीशन की फॉर्मेशन है और फिर जो आर्टिकल 175 जिसमें तब्दीली हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है उसको बनाया गया। हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है उसका एक अलग से पोर्टफोलियो है, उसकी अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और जुडिशियल कमीशन का वो मेंबर भी है। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो उसको हेड करते हैं, तो फिर जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। आइन की जो नहीं उसमें देखें, लिखा हुआ है वो कि उसमें सीनियर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो हेड है वो भी उसका एक मेंबर होगा। तो वो फिर एक नहीं, वो देखें आप यही कह रहे हैं ना कि बाय मेजॉरिटी मेजॉरिटी कम हो जाएगी, वो ज़्यादा यही करेंगे ना कि जब उनकी अपनी नॉमिनेशन की बात है कि तो वो शायद मीटिंग में ना शरीक हो, वो बाहर थोड़ी देर के लिए चले जाएँ। लेकिन बाकी लोग जजेस भी तो है ना, सिर्फ एक जज तो नहीं है ना। 5 मेंबर बेंच होगा ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का और 2 बेंच भी बन सकते हैं। तो वो नहीं, ये दो ये बेंच तो बनेंगे लेकिन जिस तरह नसब नहीं जिसमें देखें मेरा ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स होती है ना, मैं समझ गया। उसमें तीन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं। लेट्स से जैसा तीन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं, तो उसमें जो एक जो उनमें सीनियर होता है ना, वो उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जज, जो कि उन तीनों कोर्ट्स का जो है वो नहीं इंचार्ज देखिए, होता है। मैंने तो आपको ये ख्याल पेश किया है जी ना जी। कि सुप्रीम कोर्ट में प्रॉब्लम्स आगे क्योंकि ये जो जजमेंट है, ये जो जो अमेंडमेंट है, इसमें क्लैरिटी नहीं है बहुत सी जगहों पे, बहुत सारी जगह लूप होल्स हैं, उसमें इश्यूज आएंगे, एनोमलीज हैं। तो मेरा ये कहने का ये मकसद है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड भी चीफ जस्टिस हो, क्योंकि बाहर कोई नहीं है उसमें, अगर आप अमेंडमेंट को गौर से पढ़ें तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वो नहीं बनेगा। और तो मैं कह रहा हूँ उससे मामलात स्मूथन हो जाएंगे। तो हाँ, ये है कि उसमें टेक्निकल डिफिकल्टीज है, उसमें चीफ जस्टिस साहब बाहर जा सकते हैं। और एक चीज ध्यान में रखें कि अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो अमेंडमेंट आज हुई है नेशनल असेंबली में, जी, पास वो भी हुई। दूसरा सवाल मेरा ये था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसमें जो तब्दीली हुई है वो उसका बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस हैं, जो वर्किंग है, जो चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं और सीनियर प्यूनल जज और जो 3 नंबर के जो जज होते हैं उनके ऊपर, तो उस पे क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए ये पहले उसमें ऑर्डिनेंस आया था। हाँ, देखिए उसमें देखिए ना, अब ये है कि
अब उस कमेटी आपको तो ये पता ना कि उसमें 3 मेंबर कमेटी बनी हुई है और वो 3 मेंबर कमेटी का काम ये है कि वो ये केसेस सॉर्ट आउट करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कौन सा केस जाएगा, कौन सी अपील जाएगी, हाई कोर्ट से आएगी वगैरह-वगैरह, इस तरह की चीज़ें। अब उन्होंने ये किया कि जो 3 मेंबर कमेटी है ना, उसमें पहले ये होता था कि जब एक्ट आया था उसमें ये था कि चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस, जिसमें चीफ जस्टिस साहब थे काज़ी फाजिल साहब, मंसूर अली शाह साहब थे, सीनियर प्रीमियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर थे। उसके बाद आपको याद होगा कि उसमें फिर एक ऑर्डिनेंस आके अमेंडमेंट हो गई थी। तो फिर उसमें ये उन्होंने कर दिया था कि चीफ जस्टिस, सीनियर प्रीमियर जज और चीफ जस्टिस जिसको चाहे लगा दे। तो उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन अहमद खान साहब को लगा दिया था, जो कि तीसरे नंबर पे थे, मतलब चौथे नंबर पे थे। अब जो उन्होंने अमेंडमेंट ये किया है कि चीफ जस्टिस कमेटी की जो होगी, सीनियर प्रीमियर जज यानी जो सैयद मंसूर अली शाह साहब एंड हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो जज हैं, हो सकता है वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हो। तो अच्छा, तो तो इसमें आपके ख्याल में कि चीफ जस्टिस जो है, क्या उनके साथ कोई डिस्कशन हुई होगी गवर्नमेंट की, लॉ मिनिस्टर की, अटॉर्नी जनरल की? उन्होंने उनको पहले ब्रीफ किया होगा कि ये हम कानून लेके आ रहे हैं। देखिए, जस्टिस यहिया अफरीदी साहब तो है, उनका तो है कि वो किसी से मिलते ही नहीं है। अटॉर्नी जनरल तो अटॉर्नी प्रिंसिपल जनरल लॉ साहब, अफसर है लेकिन वो। अटॉर्नी जनरल साहब ने उनको एक थोड़ा-सा ब्रीफली बता ज़रूर दिया होगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब तो ब्रिज होते हैं, वो तो किसी वक़्त भी मिल सकते हैं, किसी भी जज से और गवर्नमेंट के किसी भी बंदे से। ये उनके पास एक एडेड प्रिविलेज होती है कि वो किसी भी इवन मतलब टॉप स्लॉट से किसी भी टाइम, किसी भी वक़्त भी मिल सकते हैं। इवन नेशनल असेंबली की प्रोसीडिंग्स में भी बैठ सकते हैं, सेनेट की प्रोसीडिंग्स में भी बैठ सकते हैं। अनवर साहब, आपकी जस्टिस मंसूर शाह साहब जो है, उनसे कोई मुलाकात वगैरह हुई है? सहाफ़ियों की वो कुछ तो हुई थी? वैसे ही कोई ऐसी लाइट सी एक लाइट मुलाकात सी हुई, मुलाकात लाइट हुई थी। उन्होंने बेसिकली मुझे यही कहा था कि अब भी अपना तो यूट्यूब आप बताएँ ना, उन्होंने तो आपको ये भी कहा था कि मैं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड बना, नहीं तो होता, होता नॉट बना। अगर होता तो वो फिर एक ऑर्डर पास करते कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएँ। हाँ, ये उन्होंने ये ब बात उन्होंने क्यों कही? ये उन्होंने लाइट असल में बात ये होती है कि उन्होंने ये कहा था कि हम जो है ना, आप उन्होंने मतलब उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपके जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं या आपकी जो ओपिनियन होती है, वो काफ़ी बैलेंस्ड होती है और वो स्मैक नहीं करती, कोई टिल्ट नहीं होता। आपको जो समझ में आती है, आप वो बात करते हैं। हम इस तरह की चीज़ें सुनना चाहते हैं, तो इंडिपेंडेंट ओपिनियन सुनना चाहते हैं, तो आप भी अपना एक तभी मैंने उनसे यही कहा था कि असल असल में ना लोग नहीं सुनना चाहते, लोग चाहते हैं, लोग जो है ना जितना एक आप टिल्ट हो, एक हाँ, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, कंट्रोवर्सी और डॉलर्स आते जाएँ, हैं? वो चीज़ें सुनते हैं, एक एक ऑनेस्ट ओपिनियन कोई नहीं सुनता। तो इस पे कहा था कि नहीं ये ज़रूरी है। फिर उन्होंने कहा था कि अगर मैं होता तो फिर आपको मैं ऑर्डर पास कर देता। तो अभी आप क्या समझ रहे हैं कि जस्टिस मंसूर शाह जो है, उनकी जो वैसे ही बातचीत हुई, जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसमें आप क्या समझते हैं कि क्या वो फाइट करेंगे? जैसे कि लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये जजेस तो सिस्टम में रह के फाइट करेंगे। क्या अभी वो फाइट करेंगे, और फाइट करेंगे तो वो किस चीज़ के लिए फाइट करेंगे? नहीं देखिए ये तो वो उन्होंने देखें जजेस जो होते हैं वो अंडर ओथ होते हैं। क्योंकि पानी तो जो है वो हाँ, तो ब्रिजेस से वो गुज़र तो गया। गुज़र चुका है ना। तो देखिए और एक और बात ध्यान में रखें जब जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाया गया था ना, तो उनसे ऊपर के जो जजेस थे वो उन्होंने उनके अंडर काम किया था एज ए अभी भी लाहौर हाई कोर्ट हाँ में जस्टिस आलिया नीलम जो है, उसके उनके नीचे साथ 2 सीनियर जजेस जो हैं, वो उनके नीचे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो आप भूल जाएँ कि कोई रेज़िग्नेशन आ रहा है या इस तरह की कोई चीज़ नहीं आने लगी। और फिर दूसरी बात उन्होंने आपको पता है अभी जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब ने एडीआर का उन्होंने चेयरमैन बना दिया है। उसके अलावा उन्होंने जो एक पैकेज दिया था पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए एक फ़ॉर्मूला कह लें या स्ट्रैटेजी वो केस मैनेजमेंट सिस्टम केस जो है। मैनेजमेंट सिस्टम उसको उन्होंने अडॉप्ट भी कर लिया है। तो ही इज़ क्वाइट हैप्पी जस्टिस मंसूर शाह। और दूसरी बात ये कि वो मैं आपको बताना ये चाहता कि जजेस जो हैं अंडर ओथ होते हैं, वो ना नहीं कर सकते कोड ऑफ कंडक्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर उनको पास कोई केस है और वो कह दें मैं नहीं सुनता। अनलेस एंड अनटिल कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, अदरवाइज़ उनको हर केस सुनना है। अच्छा ना साहब, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से मेरी एक ग्रुप में उनसे बात हो रही थी, तो उन्हें बड़ा था कि उन्होंने कहा यार मुझे तो डर है कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि अभी तक जो है वो कोई इसके हवाले से कोई शायद गवर्नमेंट ने भी कोई इतनी ज़्यादा कोई वर्किंग नहीं की, कोई अदरवाइज़ होता ये था कि पहले जिस तरह से जजेस बनते थे 18वीं तरमीम से पहले, तो उसमें ये होता था कि चीफ जस्टिस से मशावरत कर ली जाती थी, कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। इस तरह की कोई कंसल्टेशन जो मेरी इल्म में आया कि उस किस्म की कंसल्टेशन अभी उसकी तक एक वजह है। नहीं हुई। उसकी एक वजह है। जी। आपको याद होगा कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई जा रही थी,
तो मिनट-मिनट में चेंजेज़ आ रहे थे, क्योंकि पीटीआई उठ के जाती थी मौलाना फजल रहमान साहब के पास, फिर वो उठ के जाते थे तो यहाँ से कामरान मुर्तजा साहब जाते थे मंसूर अली शाह साहब के पास। हाँ, कहने का ये मकसद है कि बहुत सारे अमेंडमेंट मिनट-मिनट में हो रही थी। तो ये मैं एक बात को आपको कन्फर्म बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट में ये रियलाइज़ेशन है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, पास तो हो गई है, पर इसमें प्रॉब्लम्स हैं। इसमें प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स हैं हैं। जो कि तो ये उनको मालूम है कि टीचिंग प्रॉब्लम्स तो आएँगी। टीचिंग प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि जो पिटीशन आई हुई है, खुसूसन जो लाहौर हाई कोर्ट की जो आई है, वो शायद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आनी थी, क्योंकि हामिद खान साहब कह रहे थे कि रेफरेंडम हुँ। होगा, लेकिन अब वहाँ पे चूँकि वो हार चुके हैं, तो वो फिर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो है वो फिर लाहौर हाई कोर्ट की भी आ गई, बलूचिस्तान की भी है। बलूचिस्तान की भी हाँ, आ गई लेकिन है। लाहौर हाई कोर्ट तो की आपके ख्याल में कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं जो वो मेरा और ये ओपिनियन है कि ये जो इसकी जो केस टेकअप होगा ना, तो इसमें जो इश्यूज हाईलाइट होंगे या पॉइंट आउट होंगे वो स्मूथ हो जाएंगे। यानी वो ये नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बहुत डिफिकल्ट है ये डिक्लेयर करने के लिए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आपने तीन चीजें साबित करनी है ना। कोरम नॉन जुडिस, पार्लियामेंट को आप कोरम नॉन जुडिस नहीं कह सकते। अच्छा, इसमें फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अटैक, ये आपको साबित करना है। तो वो अगर ये जो कि इतना आसान नहीं है, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अच्छा को। ना, तो एक चीज़ थोड़ी-सी ये कि जो मंसूर शाह साहब ने लेटर लिखे थे और फिर बाद में 8 चीज़ों की क्लैरिफ़िकेशन वग़ैरह आई, तो आपने जब उनसे मुलाकात हुई तो आपने उनको थोड़ा-सा बताया नहीं, कि मैंने ये बात सुने। लेटर जो था काज़ी साहब को ये आपने नहीं लिखना चाहिए देखिए, था? बात असल है कि मुझे बात करने का ज़्यादा मौका नहीं मिल सका, क्योंकि मैं जब बात करता उसके बाद कुछ लोग और आ गए थे, फिर वो बात हो ही नहीं सकती थी, आपको अच्छा, पता है। क्योंकि वो एक असल में ख़ास मेरी पैराए में बात होती है हाँ, और वो एक बिल्कुल, सिचुएशन होती है, तो वो मैं आपसी साइड पे रहा था, मौका लेकिन महल नहीं था। मौका तो महल नाज़ खराब हो साहब गया। वैसे जो ओवरऑल जो बात हुई, तो उसका कोई क्रक्स क्या था? उसका खुलासा आपने क्या निकाला कि देखिए, अफ़सोस तो हर बंदे को होता है, उनको भी है। कि वो चीफ़ जस्टिस नहीं बन नहीं रही? बन सके, लेकिन ये है कि वो ये नहीं है कि वो रिज़ाइन देंगे और काम नहीं करना चाहते। काम वो करेंगे, और वो, और आपको पता है उनका एनवायरनमेंट में बहुत दिलचस्पी है, वो उसको कंटिन्यू रखेंगे, उसमें हुकूमत को भी कोई एतराज़ नहीं कोई है कि इतराज़ नहीं है। एनवायरनमेंट ठीक हाँ, करो। उसके अलावा वो केस मैनेजमेंट सिस्टम और इसमें भी हुकूमत एडीआर, काफ़ी एडीआर से भी हुकूमत कह रही है हाँ, कि ठीक है ये वो एडीआर अपना करें। कंटिन्यू रखेंगे, अच्छा ये उनका भी वो करें। उनका चलो ये भी वैसे मेरी आज किसी से बल्कि मतुल्ला जान साहब ने उनसे बात हो रही थी। मैंने कहा वैसे अगर एडीआर वाला ये मामला अगर कोई थोड़ा-सा ठीक कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा भी ब्लेसिंग होगी, पेंडेंसी भी पेंडेंसी गिरेंगे। कम होगी, फिर आइंदा फ्यूचर के लिए भी वो जो इस तरह के केस होंगे, वो ऑलरेडी जो है फ़िल्टर हो जाया करेंगे, ये एडीआर में चले जाएँगे। तो बहुत शुक्रिया जनाब नासिर इकबाल साहब जो है इनकी जो मुलाकात हुई है, उसका जो खुलासा जो है वो इन्होंने बताया, और एक शेर भी मुझे याद आ गया कि दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है शम गम की शाम, मगर शाम ही तो है। तो खैर ये भी कट जाएगी, और जो नई डेवलपमेंट आ रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के हवाले से कल नासिर इकबाल साहब जो है, काफ़ी इनका अहम दिन होगा, कोशिश करेंगे नासिर इकबाल साहब से कोई थोड़ा-सा टाइम ले लें। नासिर इकबाल साहब की एक मैं ख़ास बात आपको बता दूँ कि ये उनको एक आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो जहाज़ है, ये नासिर साहब जो है इनको एक एसोसिएशन है इनकी एक जो कि मिनिएचर से बनाती है। नासिर साहब का ये एक हिडन टैलेंट है जो कि बहुत ही बेशकीमत टैलेंट है, इन्होंने छुपाया हुआ है। इनसे रिक्वेस्ट मैंने बारहा की है कि थोड़ा-सा हमें कभी उसके बारे में भी बताएँ। और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने नादर और बड़ी यूनिक किस्म की जो है इन्होंने गाड़ियाँ छोटी-छोटी जो हैं, वो खुद बनाई जहाज़ हैं। जहाज़ जहाज़ जो है वो इन्होंने बनाए हैं। वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के हेलीकॉप्टर्स वगैरह वो खुद ये बनाते हैं, पूरी इनकी एक बड़ी वर्कशॉप है। तो इनका ये जो हिडन टैलेंट है, ये आपको किसी दिन नाज़ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें थोड़ा-सा उससे मुस्तफ़ीद करें, हमें भी दिखाएँ, ताकि आपको भी पता चले कि इनके क्या जौहर हैं। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।